Hello everyone, I'm so sorry for the interruption because of the poor network. मैं आपको अबॉर्शंस के बारे में बता रही थी। अबॉर्शन की ओवर द काउंटर या बिना पर्ची की फार्मेसी वाले से दवाई लेने के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एलर्जी, अपर्याप्त मात्रा में या गलत समय पे दवाई लेना, जिसके कारण आपको किसी तरीके की एक्सेसिव ब्लीडिंग, अधूरा गर्भपात या इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, या डीएनसी यानी बच्चेदानी की सफाई करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरीके से घरेलू अबॉर्शन के उपचार जैसे कि जड़ी बूटियां, अत्यधिक चाय पीना या अपने आप को पहुंचाना भी गलत होगा, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहूँगी वो ये है कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन यानी कि एमटीपी की दवाइयों को कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक से आप कंफ्यूज ना करें। अगर आपको बार बार ऐसी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो अपने डॉक्टर से जाकर मिलें। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि अनवांटेड 72 अगर आपको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो भी गर्भ निरोधक दवाइयों को लेने की आदत डालें। इसके सिवा अगर आप इस तरीके की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि इसे संपर्क बनाने के 3 दिन के अंदर ही लेना होता है। अगर आपको किसी तरीके की उल्टी हो जाती है 1 घंटे के अंदर ही तो कृपया आप अपनी इस दवाई को रिपीट करें, क्योंकि ये दवाई का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। याद रखें, एक बार अबॉर्शन होने पर हताश ना हो और कम से कम 3 महीने का गैप लें अगली प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले। फोलिक एसिड की दवाई पूरे 3 महीने तक रेगुलरली आप ज़रूर खाएं। अगली प्रेगनेंसी होने की संभावना पर पिछली प्रेगनेंसी के अबॉर्शन होने का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आपको कंसेप्शन होने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें। या फिर अबॉर्शन होने के बाद भी अगर आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है या असामान्य फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। आइए अब गर्भावस्था से रिलेटेड कुछ लक्षणों की बात करते हैं जिनको नॉर्मल कहकर टाल दिया जाता है या बहुत ही टेस्ट हो जाने के बाद भी उन दवाओं से आराम नहीं मिलता है और गर्भावस्था का अनुभव कठिन हो जाता है। इसमें सबसे आम दिक्कत होती है मॉर्निंग सिकनेस या गर्भावस्था की मतली और उल्टी। इसके लिए आपको छोटी छोटी मात्रा में दिन में कम से कम 6 से 7 बार खाना खाना होगा। आप फास्टिंग नहीं करें, यानी कम से कम 3 घंटे के अंतराल पर आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। सुबह उठते से ही कम से कम 2 ग्लूकोज के बिस्किट या टोस्ट ज़रूर लें और किसी भी तरीके का लिक्विड उठने के आधे घंटे के अंदर कंज्यूम ना करें। दूसरी दिक्कत है एसिडिटी यानी कि गैस बनना या एसिड का मुंह में आना। ऐसे में आपको मॉर्निंग सिकनेस से संबंधित जो इलाज हम लोगों ने बताए हैं वो करें और ध्यान दें कि आप किसी तरीके का तला हुआ खाना या स्पाइसी खाना ना खाएं। रात को सोते समय अपनी सिर के नीचे 2 तकियों का इस्तेमाल करें ताकि आपका सिर बाकी के शरीर के ऊपर लेवल पे रहे और आपको ध्यान रखना है कि आपको भूखा नहीं रहना है, जिसके कारण एसिडिटी बढ़ जाती है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के कारण भी एसिडिटी हो सकती है। प्रेगनेंसी में शरीर में हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है जिसके कारण कब्जी बढ़ सकती है। इसके लिए आप अपनी डाइट में, अपने खाने में हरे पत्ते वाली सब्जियां, फल, दालें इनका सेवन बढ़ाएं, जिसके कारण आपकी कब्जी कम हो जाएगी। ध्यान दें, रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिएं। मगर अगर कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको पाइल्स जैसी दिक्कत हो रही है तो ये ध्यान दें कि अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलें। अगली दिक्कत है रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, जो कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बढ़ते बढ़ते और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें ध्यान रखें कि अपने कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएं अपने खाने में। कम से कम दिन में 2 बार गोलियां लें। कैल्शियम मेनली दूध, दही, अंडा, पनीर और मांस में होता है। आप इन सब का सेवन अपने खाने में बढ़ाएं। बिना हील की और कंफर्टेबल चप्पल पहने अपनी कमर की थोड़ी कसरत करें ताकि आपको इसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सके। रीढ़ की हड्डी पर हल्के गर्म और गुनगुने पानी का बॉटल रखें, उससे सेक दें और 2 तकियों का इस्तेमाल करें, एक सीधा खड़ा हुआ, एक आड़ा खड़ा हुआ, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिले। अगली दिक्कत पैरों में मरोड़ आना या क्रैम्प होना, जिसकी मेन प्रॉब्लम होती है शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, दूसरे मिनरल्स या फिर विटामिन ई की कमी। कैल्शियम किसमें होता है वो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। पोटेशियम मेनली बनानास और नारियल पानी में होता है और विटामिन ई की गोलियाँ अलग से भी कंज्यूम कर सकते हैं।
अपने पैरों की गतिविधि बढ़ाए रखें। अगर किसी समय पे आपको एक्यूटली किसी तरीके का क्रैम्प हो रहा है तो अपने पैर को ऊपर नीचे करें और राइट एंड लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 8 से 10 बार बढ़ाएं। अपने खाने में बैलेंस डाइट का ध्यान रखें। अगली दिक्कत है कमजोरी होना या चक्कर आना। गर्भावस्था के दौरान माँ से ही कोई भी बच्चा अपने सारे पोषण पदार्थ लेता है। ऐसे में माँ अगर संपूर्ण आवश्यकता वाला सामान नहीं खाती है तो बैलेंस डाइट की कमी के कारण वो दिक्कत बच्चे में और माँ में दोनों में हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने खाने में बैलेंस डाइट जरूर दें। बैलेंस डाइट, प्रेगनेंसी पावर फूड्स, फूड्स टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी करके हमने एक ब्लॉग बनाया है जो कि इस वीडियो कंसल्टेशन के बाद आपको चैट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। प्लीज उसे फॉलो करें। अगली दिक्कत है पैर के पंजों में सूजन आना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है थोड़ी बहुत सूजन आना बहुत ही स्वाभाविक है, मगर अगर ये सूजन लेटने से कम नहीं हो रही, आराम से होने से कम नहीं हो रही है या आपके बाकी बचे हुए शरीर में भी सूजन आ रही है, वजन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या सिर में तेज दर्द की दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और प्री एक्लैम्पशिया को रूल आउट करवाएं। सामान्य सूजन के लिए आप रात को अपने पैर के नीचे एक तकिया लगाकर सोएं। दिन में कम से कम 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में पैर डाल के बैठें और उसमें आधे से 1 चम्मच नमक डाल के रखें। अपने पैरों में नीचे से ऊपर की तरफ मसाज या मालिश करें ताकि जो ब्लड फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ हो जाए और पैरों की सूजन कम हो जाए। अगली दिक्कत है कमजोरी या थकान होना या किसी तरीके की और दिक्कतें आना जिसके कारण माँ को रात को नींद नहीं आ रही। एक बात का ध्यान रखें जो कि बहुत कॉमन है आजकल, अपना स्क्रीन टाइम कम करें, यानी अपने मोबाइल को देखना कम करें। एक बात का ध्यान दें कि रात को सोने के 1 या 2 घंटे के अंदर आप मोबाइल को ना देखें। योगा या मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। कोशिश करें आप दिन भर अपनी एक्टिविटी बनाए रखें ताकि रात होने तक आपको नींद आ जाए और दोपहर में ना सोएं और शाम के बाद आप कॉफ़ी या चाय का सेवन ना करें। अगली दिक्कत है गर्मी लगना। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है जिसमें गर्मी पैदा करने की क्षमता होती है। ध्यान रखें कि कॉटन के सूती ढीले कपड़े, बड़े साइज वाले कपड़े पहने, बड़े हवादार कमरे में रहें और घुटन ना हो ऐसा अपना अरेंजमेंट करवाएं। अगली दिक्कत है स्किन का कलर डार्क हो जाना। हमारे ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है और प्रेगनेंसी के बाद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो इसका ज़्यादा परेशान ना हो। अगली एक बहुत कॉमन दिक्कत है जो मरीज हमसे पूछते हैं जो कि है स्ट्रेच मार्क्स, यानी शरीर पे खिंचाव के निशान। इसके निवारण के लिए आप शरीर पर नारियल का तेल, पेट पर नारियल का तेल लगाएं, उससे गोल गोल मसाज करें या फिर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद आप रेटिनॉइड या लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कोशिश करें कि अचानक से आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ाए या घटने वाली चीज़ ना हो क्योंकि उससे भी स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगली दिक्कत है वैरिकोज वेन्स, यानी कि पैर की नसों का प्रोमिनेंट हो जाना, नीले रंग की नसों का और प्रोमिनेंटली दिखाई देने लग जाना और उसमें दर्द होना। एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा समय पर एक समय पर लंबे समय तक खड़े हुए ना रहें और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करें, वो मोजे जिसमें थोड़ा कंप्रेशन पावर होती है और ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ होता है। अगली दिक्कत है खुजली होना। पेट की चौड़ाई समय के साथ जेस्टेशन में, प्रेगनेंसी में बढ़ती है जिसके कारण उसमें खिंचाव होता है और इसका मैनिफेस्टेशन यानी ये दिखाई देता है एक खुजली की तरह। ऐसे में आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, मगर एंटी एलर्जिक्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हथेलियों और तलवों की खुजली को इग्नोर ना करें, ये कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी की निशानी होती है। कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों के लिए हार्मफुल होती है। मैं अभी तक आशा करती हूँ कि गृह लक्ष्मी का ये सेशन आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। ऐसी और जानकारी के लिए आप मुझे यानी डॉक्टर शुचिता बी गोयल को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। मैं आगे कुछ छोटे छोटे मिथ्यों पर भी प्रकाश डालना चाहती हूँ। पहला मिथ, प्रेगनेंसी में दोहरा खाना या डबल खाना खाना चाहिए। बिल्कुल गलत। अगर आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा खाना खाएंगी तो आपको ओबेसिटी यानी मोटापा एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी से संबंधित डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
बच्चे का वजन भी अधिक हो जाएगा, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अगली मिथ है वंस अ सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन। क्या एक सिजेरियन होने के बाद हमेशा सिजेरियन होता है? नहीं। आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकती हैं अगर आप उसके लिए मोटिवेटेड हैं, अगर आपके बच्चे का साइज एवरेज है। इसके लिए आपका एक नॉन रिकरेंट इंडिकेशन होना चाहिए, यानी जो दिक्कत बार बार ना हो। आगे और संपर्क आप अपने डॉक्टर से कीजिए कि आप वैलिड है या फिर नहीं वैलिड है आपको ट्रायल लेने के लिए। अगला मिथ है डिलीवरी के बाद अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये एक मिथ है। गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन आप डिलीवरी होने के 3 महीने बाद डेफिनेटली यूज करें, अदरवाइज प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यानी दर्द रहित प्रसव चुनने पर सिजेरियन की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल गलत। एपिड्यूरल से प्रसव का दर्द बर्दाश्त करने लायक हो जाता है, जिसके कारण ऑन डिमांड सिजेरियन कम हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। अगला मिथ, कैस्टर ऑयल या घी पीने से नॉर्मल लेबर का पेट शुरुआत होता है और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ती है। नहीं, कैस्टर ऑयल से आंतों पर जोर पड़ता है, डायरिया हो सकता है, अनियंत्रित गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जिससे कि बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन करने से बचें। मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। अब हम आपके पूछे हुए सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी लोगों का अपनी तरफ से डॉक्टर सुचिता दत्ता गोयल और गृहलक्ष्मी की तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारा ये सेशन अटेंड किया और हमारी नॉलेज आपके साथ शेयर करने का आपको मौका दिया। मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली जो सेशंस हैं उनको भी आप अटेंड करें, क्वेश्चंस सुनें, ताकि आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, तो हमारे पर्सनल उस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, हम आगे में ऐसे क्या करें। देखिए, जो आप डाइट ले रही हैं उसमें ध्यान दें कि आयरन और कैल्शियम की मात्रा आप पर्याप्त अमाउंट में ले रही हैं। प्रोटीन वाले फूड जैसे कि दूध, दही, अंडा और पनीर आप अपनी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में ले रही हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। एनीमिया यानी शरीर के हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आपको वो दिक्कत है तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकें, और विटामिन का सेवन अपने बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू।